प्यारे दोस्तों, सज्जन मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं माल विक्रय अधिनियम 1930। माल विक्रय अधिनियम 1930 क्या है, किस संदर्भ में बनाया गया है और इसकी क्या क्या धाराएं हैं और किन लोगों के ये फ़ायदेमंद है और किन लोगों को ज़्यादा ध्यान में रख करके ही माल विक्रय करना चाहिए, इनके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी देने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माल के विक्रय से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियम कौन सा है, तो वो है अधिनियम माल विक्रय अधिनियम 1930। तो इसका प्रारंभिक अध्याय है पहला अध्याय, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पहला अध्याय है जिसमें प्रारंभिक जानकारी, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। प्रमुख बिंदु है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इसका संक्षिप्त नाम क्या रहेगा, विस्तार कहाँ कहाँ तक है और स्टार्टिंग क्या बिंदु क्या रहेगा। इसका विस्तार जब ये लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, संपूर्ण भारत में लागू था। लेकिन अभी जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना और उसके बाद में पूरे भारत में लागू हो इसके नियम हैं। डेफिनेशंस कौन कौन सी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। परिभाषा जिसकी आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्रेता। क्रेता का जो आशय है से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का क्रय करता है और क्रय करने का करार करता है। माल का क्रय करता है या क्रय करने का करार करता है, वो क्रेता। परिधान, परिधान से क्या मतलब है, परिधान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का स्वेच्छा अंतरण अभिप्रेत। परिधान करने का मतलब विक्रेता जो है उसका स्वैच्छिक अंतरण करता है क्रेता को, तो ये रहता है परिधान। परिधान वो भी माल से सेलिंग से संबंधित बिंदु है। फिर बढ़ते आगे, माल का परिदेय स्थिति में होना तब कहा जाता है जबकि ऐसी स्थिति में हो क्रेता उसका परिधान लेने के लिए संविदा के अधीन आबद्ध हो, यानी कि क्रेता उसको खरीदने के लिए तैयार है। उसकी जो सेलिंग्स पॉइंट होते हैं उनके बिंदुवार उनको भी अलग से समझाया गया है। बिंदु 4 में माल का हक की दस्तावेज, माल के जो जैसे कि हक का दस्तावेज, यानी कि माल कोई खरीद रहा है तो उसको सेलिंग बिल पहला दस्तावेज होता है। तो उसके अंदर वहन पत्र, डाक वारंट, पांडागारिक प्रमाण पत्र, घाटवाल का प्रमाण पत्र, रेल रसीद, बहुविधि परिवहन दस्तावेज, माल के परिधान के लिए वारंट या आदेश, ऐसी अन्य कोई दस्तावेज आती है जिसका कारोबार के मामले अनुक्रम में उपयोग माल पर कब्जे या नियंत्रण के सबूत के रूप में किया जाता है, या जो उस दस्तावेज पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को वह माल जिसके बारे में वह दस्तावेज है अंतरित या प्राप्त करने के लिए या प्रष्टांकन द्वारा या परिधान द्वारा प्राधिकृत करती है, प्राधिकृत करने वाली तात्पर्य स्थिति रहती है इसके तहत। फिर बढ़ते हैं आगे, कसूर। कसूर से सदोष कार्य व्यक्तिक्रम अभिप्रेत, कोई भी सदोष कार्य किया जाता है अगर सेलिंग और बाइंग सेलिंग के दौरान, तो वो कसूर शब्द। भावी माल से वह माल अभिप्रेत है जिसे विक्रय की संविदा करने के पश्चात विक्रेता को विनिर्मित या उत्पादित या अर्जित करना है। माल, माल से अनुयोज्य दावों और धन से भिन्न हर किस्म की जंगम संपत्ति अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत आते हैं स्टॉक और अंश, उगती फसलें, घास और भूमि से बद्ध या उसकी भाग, ऐसी चीज़ें जिनका विक्रय से पूरे विक्रय की संविदा के अधीन भूमि से पृथक किए जाने का करार किया जाता है। वे व्यक्ति दिवालिया कहलाता है जिसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में अपने ऋणों को संदाय बंद कर दिया हो, या जो अपने ऋणों का जैसे जैसे वे सौदे होते जाएं संदाय न कर सकता हो, चाहे उसने दिवालियापन का कोई ऐसा कार्य किया हो या नहीं। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में, वाणिज्यिक अभिकर्ता, यानी कि जो कारोबार का जो बीच में जो कमीशन खोर दलाल होता है वो अभिकर्ता, उसके बारे में हम देखते हैं। ऐसा वाणिज्य अभिकर्ता अभिप्रेत है जो ऐसे अभिप्रेत होने के नाते का कारोबार के रूढ़िक अनुक्रम में या तो माल के विक्रय या विक्रय के प्रयोजनों के लिए माल के प्रेषण या माल के क्रय या माल की प्रतिभूति पर धन खड़ा करने का प्राधिकार रखता है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। कीमत शब्द को परिभाषित कैसे किया है इस अधिनियम के तहत। कीमत से वह प्रतिफल अभिप्रेत है जो माल के विक्रय का धन के रूप में मिलती है। जो माल बेच रहे हैं उनके संदर्भ में जो कीमत मिलती है वो कीमत इसी संदर्भ में परिभाषित है। संपत्ति,
से माल में साधारण संपत्ति न कि केवल कोई विशेष संपत्ति अभिप्रेत है। सिंपल जो एसेस्ट होती है। और बिंदु 12 में माल की क्वालिटी के अंतर्गत उनकी स्थिति या दशा भी आती है। बिंदु 13 विक्रेता से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल का विक्रय करता है या विक्रय करने का करार करता है। विनिर्दिष्ट माल से वह माल विक्रेत है जो उस समय जब विक्रय की संविदा की जाती है परिलक्षित और करारित किया जाता है। बिंदु 15 उन पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अधिनियम 9 के उपबंधों पर लागू होना। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अनिश्चित उपबंध वहाँ तक के सिवा जहाँ तक कि वह अधिनियम में अभिप्रेत होते हैं। उसी के संदर्भ में ये एक तरह से संविदा है। अब आते हैं अध्याय 2 में संविदा की विरचना। संविदा की विरचना की आवश्यकता क्यों है? विक्रय की संविदा, इसमें 4 में देखते हैं विक्रय और विक्रय करने का करार। माल के विक्रय की संविदा ऐसी संविदा है जिसके द्वारा विक्रेता माल में संपत्ति क्रेता की कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। एक भागिक स्वामी और दूसरे भागिक स्वामी के बीच विक्रय की संविदा हो सकेगी। विक्रय की संविदा आत्यंतिक या सशर्त हो सकेगी। और इसी के संदर्भ में जो इसकी कंडीशंस होती है क्रेता और विक्रेता के बीच के, वो सारे बिंदु इसमें आप ले सकते हो। संविदा की प्ररूपिताएँ क्या क्या है उसके अंदर 5 में देखते हैं। विक्रय की संविदा कैसे की जाती है? विक्रय की संविदा कीमत पर माल का क्रय विक्रय करने की प्रस्तावना और इस प्रस्तावना के प्रतिकरण द्वारा की जाती है। संविदा माल के तुरंत परिधान के या कीमत के तुरंत संदाय के या उन दोनों के लिए अथवा किस्तों के में परिधान या संदाय के लिए अथवा बाद के लिए परिधान संदाय दोनों मुलतवी रहेंगे उपबंध कर सकेगी। संविदा की विषय वस्तु वर्तमान या भावी माल, वह माल जो विक्रय की संविदा अविक्रय हो या ऐसा वर्तमान माल हो सकेगी जो विक्रेता के स्वामित्व या कब्जे में हो या भावी माल हो सकेगा। संविदा की जाने के पूर्व माल का नष्ट होना, जहाँ की संविदा विनिर्दिष्ट माल के लिए विक्रय के लिए, वहाँ यदि विक्रेता के ज्ञान के बिना वह माल उस समय जब संविदा की गई थी नष्ट हो गया है या इतना नुकसानग्रस्त हो गया है वह संविदा में अपने वर्णन के अनुरूप नहीं रह गया था तो संविदा शून्य है। विक्रय के पूर्व किंतु विक्रय करने के करार के पश्चात माल का नष्ट होना, जहाँ की करार विनिर्दिष्ट माल के विक्रय का और तत्पश्चात इसके पूर्व की जोखिम क्रेता को संक्रांत हो, वह माल क्रेता या विक्रेता की तरफ के किसी कसूर के बिना नष्ट हो जाना। कीमत अभिनिश्चित करना, विक्रय की संविदा में की कीमत उस संविदा द्वारा नियत की जा सकेगी यदि द्वारा करारित रीति नियत किए जाने के लिए छोड़ी जा सकेगी या पक्षकारों के बीच की व्यवहारचर्या द्वारा आधारित की जा सकेगी। बढ़ते इसी क्रम में आगे मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार, जहाँ की इस निबंधन पर माल का विक्रय करने का करार है कि कीमत किसी पर व्यक्ति के मूल्यांकन द्वारा नियत की जाती है और ऐसा व्यक्ति मूल्यांकन नहीं कर सकता या नहीं करता है, वहाँ वह करार तद द्वारा शून्य हो जाता है। शर्तें और वारंटियाँ, यानी कि माल बेच रहे हैं उसकी कुछ शर्तें होती है और वारंटियाँ क्या क्या होती है, भाई ऐसा होने पर हम ये वारंटी देंगे या क्षतिपूर्ति देंगे। इसके संदर्भ में समय के बारे में अनुबंध, जब तक कि उस संविदा के निबंधनों से कोई भिन्न आशय प्रतीत हो संदाय के समय के बारे में अनुबंध विक्रय की संविदा के मर्म नहीं समझ सकते हैं। समय के बारे में कोई अन्य अनुबंध उस संविदा का मर्म है या नहीं, यह बात उस संविदा के निबंधनों पर अवलंबित होती है। शर्तें और वारंटी क्या होती है इसके संदर्भ में हम देखते हैं। विक्रय की संविदा में कोई अनुबंध जो उस माल के बारे में पैदा करता है उसी के संदर्भ में देखा जा सकता है।
शर्त कब वारंटी मानी जा सकेगी? जहाँ की विक्रय की संविदा किसी ऐसी शर्त के अधीन जिसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जानी है, वह क्रेता उस शर्त का अद्यतन कर सकेगा अथवा ये निर्वाचन कर सकेगा कि शर्त के भंग को वारंटी का भंग न हो कि संविदा को निराकृत मानने का आधार माने। हक आदि के बारे में विवक्षित परिवर्चना। विक्रय की संविदा में जब तक की संविदा की प्रसिद्धता ऐसी न हो कि भिन्न आशय दर्शित होता है। फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में वर्णानुसार विक्रय। जहाँ की संविदा वर्णानुसार माल के विक्रय क्वालिटी या योग्यता के बारे में विवक्षित शर्तें, उसके बारे में क्वालिटी और योग्यता जो होती है उनके बारे में जो शर्तें तय की जाती है वो इन्हीं के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अलग से। फिर बढ़ते हैं आगे नमूने के अनुसार विक्रय। विक्रय की संविदा वहाँ नमूने के अनुसार विक्रय के लिए होती है जहाँ की संविदा में तत्प्रभावी अभिव्यक्ति या विवक्षित निबंधन हो। अब बढ़ते हैं आगे अध्याय 3 में संविदा के प्रभाव। संविदा जो होती है विशेष तौर से सेलिंग के लिए विक्रेता और क्रेताओं के बीच संपत्ति का अंतरण। माल को अभिनिश्चित करना होगा। बिंदु 18 में जहाँ की संविदा अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए यहाँ यदि और जब तक अभिनिश्चित नहीं कर लिया जाता है माल में कोई संपत्ति क्रेता के अंतरित नहीं होती है। संपत्ति तब सक्रांत होती है उसका सक्रांत ऐसा आशयित हो जहाँ की संविदा विनिर्दिष्ट एवं अभिनिश्चित माल के विक्रय के लिए वहाँ उस माल की संपत्ति क्रेता को उस समय अंतरित होती है कि जिस समय उसका अंतरित किया जाना उस संविदा के पक्षकारों द्वारा आशयित है। परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल का परिदेय स्थिति में लाया जाना। परिदेय स्थिति में विनिर्दिष्ट माल जबकि उसकी कीमत अभिनिश्चित करने के लिए उसके प्रति विक्रेता को कुछ करना है। अभिनिश्चित माल के विक्रय और विनियोग वाहक को परिधान। बिंदु 24 में देखते हैं अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए भेजा गया माल। जबकि क्रेता को माल अनुमोदनार्थ अथवा विक्रय या वापसी के लिए या अन्य निबंधनों पर परिवर्तित किया जाता है तब माल में की संपत्ति का क्रेता को संक्रमण। फिर बढ़ते हैं व्ययन के अधिकार का आरक्षण। जहाँ की संविदा विनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए जहाँ की माल संविदा मुद्दे तत्पश्चात विनियोजित कर दिया जाता है वहाँ विक्रेता उस माल के व्ययन का अधिकार संविदा या विनियोग के निबंधन द्वारा तब तक के लिए आरक्षित रख सकेगा। जोखिम बिंदु 26 में जोखिम प्रथम दृष्टया संपत्ति के साथ संक्रांत हो जाती है। फिर बढ़ते हैं अगले अध्याय में हक का अंतरण। सेलिंग डिवीजन में देखा जाए निश्चित संविदा में निर्धारित गारंटी वारंटी के तहत जो हक का अंतरण किया जाता है उस व्यक्ति द्वारा विक्रय जो स्वामी नहीं है। इस अधिनियम और किसी तत्व समय पर विधि के उपबंधों के अधीन यह है कि जहाँ की माल ऐसे व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है और उसका स्वामी नहीं है जो स्वामी के प्राधिकार के अधीन या सम्मति से उन्हें नहीं बेचता है। 28 बिंदु में संयुक्त स्वामियों के लिए एक विक्रय। संयुक्त स्वामियों के लिए एक विक्रय। और 30 में देखा जाए तो विक्रय के पश्चात विक्रेता या क्रेता का कब्जा रहना। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में संविदा का पालन अध्याय 4 में बिंदु 31 में देखते हैं विक्रेता और क्रेता के कर्तव्य। विक्रेता का कर्तव्य है कि माल का परिधान और क्रेता का कर्तव्य है कि उसका प्रतिग्रहण उसके लिए संदाय विक्रय की संविदा के निबंधनों के अनुसार करें। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में 32 संदाय और परिधान समवर्ती शर्तें हैं। जब तक ये अन्यथा करार न हुआ हो माल का परिधान और कीमत का संदाय समवर्ती शर्तें अर्थात विक्रेता कीमत के विनिमय में माल का कब्जा क्रेता को देने को तैयार और रजामंद होता है।
क्रेता माल के कब्जे के विनिमय में कीमत देने को तैयार और रजामंद होगा। 33 में देखा जाए तो परिधान, विकृत माल का परिधान ऐसा कोई काम करके किया जा सकेगा जिसके बारे में पक्षकारों में करार हो कि वह परिधान माना जाएगा, या जो माल पर क्रेता या उसके और से धारित करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का कब्जा करा देने का प्रभाव रखता है। भागिक परिधान का प्रभाव। 35 परिधान के लिए क्रेता आवेदन करें। 36 परिधान विषयक नियम। 37 गलत परिमाण का परिधान। और 38 में किस्तों में परिधान, जब तक कि अन्यथा करार न हो माल का क्रेता उसका परिधान किस्तों में प्रतिग्रहित करने के लिए आबद्ध नहीं है। 39 ग्राहक का काटवाल को परिधान, जहाँ की विक्रय की सुविधा के अनुसार विक्रेता को यह प्राधिकार है कि उससे यह अपेक्षित है कि वह क्रेता को माल भेजें, वहाँ उस माल को क्रेता के पास पारेषण करने के प्रयोजन से वाहक को परिधान, चाहे वाहक क्रेता द्वारा नामित हो या न हो, अथवा गांठवाल को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए परिधान प्रथम दृष्टया उस माल का क्रेता को परिधान समझा जाता है। जोखिम, जहाँ की माल का परिधान दूर के स्थान पर किया जाता है। माल की परीक्षा करने का क्रेता का अधिकार। प्रतिग्रहण, क्रेता के माल को प्रतिग्रहित कर लिया, यह तब समझा जाता है कि विक्रेता को यह प्रज्ञापित कर देता है उससे वह माल प्रतिग्रहित कर लिया है। 43 में देखा जाए तो क्रेता प्रतिपेक्षित माल को वापस करने के लिए आबद्ध नहीं है। माल का परिधान लेने में उपेक्षा या लेने से इनकार करने के लिए क्रेता का दायित्व। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। माल का अंशदत्त विक्रेता के अधिकार। अध्याय 5 में अंशदत्त विक्रेता की परिभाषा। माल का विक्रेता इस अधिनियम के अर्थ के अंदर अंशदत्त विक्रेता तब समझा जाता है जबकि पूरी कीमत सदत्त या निविदत्त न की गई हो, जबकि विनिमय पत्र या पराक्रम में लिखित सशर्त संदाय के रूप में प्राप्त हुई हो, जिस पर वह प्राप्त हुई वह लिखित के अनादरण के कारण अन्यथा पूरी नहीं हुई हो। फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। असदत्त विक्रेता के अधिकार। असदत्त विक्रेता के अधिकार। पहला अधिकार है माल का कीमत लेखित तथा धारणिक जब तक उसका कब्जा रहता है। क्रेता के दिवालिया हो जाने की दशा में माल अपने कब्जे में अलग कर देने के पश्चात उसे अभिवहन में रोक देना अधिकार है। पुनः विक्रय का अधिकार जैसा इस अधिनियम द्वारा परिसीमित है। अंशदत्त विक्रेता का धारणाधिकार। विक्रेता का धारणाधिकार। भागिक परिधान 48 में। 49 धारणाधिकार का परिवसान। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। अभिवहन में रोकना। 50 में देखते हैं अभिवहन में रोकने का अधिकार। इस अधिनियम के उपबंधों में अध्ययन यह है कि जबकि माल का क्रेता दिवालिया हो जाए तब अंशदत्त विक्रेता जिसने माल अपने कब्जे से अलग कर दिया है माल को अभिवहन से रोकने का अधिकार रखता है, अर्थात जब तक माल अभिवहन में रहे उस पर फिर कब्जा कर सकेगा, उसे तब तक प्रतिधारित रख सकेगा जब तक कीमत सदत्त व निवेदित न कर ली जाए। 51 अभिवहन की कालावधि। अभिवहन में रोका कैसे जाता है। असंबद्ध विक्रेता अभिवहन में रोकने के अपने अधिकार का प्रयोग या तो माल पर वास्तविक कब्जा करके या जिस वाहक पर उपनियति के कब्जे में माल। फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। क्रेता और विक्रेता का अंतरण। क्रेता द्वारा अनुविक्रय या गिरवी का प्रभाव 53 में। फिर इसी क्रम में बढ़ते हैं 54 धारणाधिकार से या अभिवहन में रोकने से विक्रय या विखंडन साधारणतः नहीं होता है। फिर इसी क्रम में बढ़ेंगे आगे। अध्याय 6 संविदा भंग के लिए वाद। अगर संविदा भंग कर दी गई उसके लिए कीमत के लिए वाद, अति प्रतिग्रहण के लिए नुकसानी, अपरिधान के लिए नुकसानी, विनिर्दिष्ट पालन, वारंटी के भंग का उपचार,
वारंटी के भंग की कीमत या निर्वापित कराने में विक्रेता के विरुद्ध रख सकेगा अथवा वारंटी के भंग के लिए विक्रेता के विरुद्ध नुकसानी वाद ला सकेगा। 60 में सम्यक तारीख से पूर्ण संविदा का निराकरण। 61 नुकसानी के तौर पर ब्याज और विशेष नुकसानी। अध्याय 7 में प्रकीर्ण विविकसित निबंधों और शर्तों का अपवर्जन। 63 में युक्तियुक्त समय तथ्य का प्रश्न। 64 में नीलाम विक्रय नीलामी द्वारा विक्रय यानी कि जब्ती के बाद में नीलामी की जा सकती है या अपने कब्जे का जो माल है उसको नीलामी, जहाँ माल लाटों में विक्रय के लिए रखा जाता है। 64 के में वर्धित या कम किए गए करों की रकम की बिक्री की संविधाओं में जोड़ा गया घटाया जाना। फिर बढ़ते हैं 66 में व्यावर्त्यान। इस अधिनियम एतद द्वारा किए गए किसी निरसन में कोई बात निम्नलिखित पर न तो प्रभावी डालेगी न ही डालने वाली समझी जाएगी। इस अधिनियम के आरंभ से पूर्व अर्जित प्रोद्भूत हैं या उपगत कोई भी अधिकार या हक, हित, बाध्यता या दायित्व अथवा ऐसे किसी अधिकार, हक, हित, बाध्यता या दायित्व के विषय में कोई वैध कार्रवाई या उपचार अथवा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई, सहन की गई बात अथवा माल के विक्रय में संबंधित ऐसी कोई अधिनियमिति जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त निर्देशित नहीं की गई है अथवा विधि का ऐसा कोई भी नियम जो इस अधिनियम से असंगत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हम बने रहेंगे आपके साथ। हमारे चैनल को प्यार देने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज ज़रूर भेजें। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।